हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट जजमेंट आया है, जो रिकवरी ऑफ पोसेशन एंड टाइटल के बारे में बात करते हैं। तो इस जो जजमेंट है, जजमेंट के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सबसे पहला एलिमेंट इसमें यह है कि जो गिफ्ट डीड है, क्या उसको हम कभी भी बनाने के बाद में तोड़ सकते हैं। अगर हम तोड़ते भी हैं तो उसके क्या क्या रीजंस होते हैं लॉ के हिसाब से, तभी हम तोड़ सकते हैं। एक तो इस बारे में बात होगी। दूसरी बात यहाँ पे आती है लिमिटेशन पीरियड की बात भी की गई है कि अगर हम जब रिकवरी ऑफ पोसेशन का सूट फाइल करते हैं, टाइटल का भी हम जब फाइल करते हैं, तो जो लिमिटेशन पीरियड की जो बात आएगी वो क्या टाइटल को लेकर आएगी या पोसेशन को देखकर आएगी। तो आज इस दो विषय पे आज की जो वीडियो रहेगा, वो जो लेटेस्ट जजमेंट है उस पर हम बात करेंगे और कानून के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में इस जजमेंट का मूल्यांकन भी करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिनिक्स बे लीगल चैनल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट जजमेंट होते हैं, खासकर जो सिविल सूट से रिलेटेड जजमेंट होते हैं या कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट जो होता है उसको लेकर आते हैं और उसको हिंदी में समझाने की कोशिश करते हैं एक आम भाषा में। साथ ही साथ में फिनिक्स बे लीगल बहुत सारे कोर्सेज के साथ में आते हैं। जो ड्राफ्टिंग के कोर्सेज होते हैं, ये खासकर लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। ड्राफ्टिंग के लिए होते हैं, सिविल कोर्ट प्रैक्टिस या क्रिमिनल कोर्ट प्रैक्टिस जो होता है उसके लिए होते हैं। साथ ही साथ में हम कोर्सेज के साथ में प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं तो रिफंड भी कर देते हैं। तो एक बहुत ही ट्रस्ट का फैक्टर हम रखकर ही काम करते हैं। तो इन सारी चीज़ का जो डिटेल्स है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ में अगर आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए, अपने केस पे कोई सेकेंड ओपिनियन चाहिए, तो भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसी के साथ में मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ बिना किसी और देरी के। तो जो केस का नंबर है सिविल अपील नंबर 6333 ऑफ 2013 का, पार्टी का नाम है एन ताजुद्दीन वर्सेस तमिलनाडु खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड लिमिटेड। ये सुप्रीम कोर्ट का कॉस्ट टाइटल है। इसका भी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि आप चाहे तो जाकर इसको लेकर आप अगर जजमेंट पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। फैक्ट्स कहता है इस केस का। देखिए फैक्ट इसमें ये बात है कि 1983 में एक पार्टी जो थी वो एक गिफ्ट डीड करती है। किसके साथ में करती है? तमिलनाडु खादी बोर्ड के साथ में करती है। और खादी बोर्ड को वो अथॉरिटी देती है कि वो उस प्रॉपर्टी पे जो प्रॉपर्टी का जो यूज़ होगा वो सिर्फ खादी के जो प्रोडक्ट्स है वो बनाने के लिए ही किया जाएगा। ठीक है, ये करके गिफ्ट डीड करती है। जब खादी ग्राम उद्योग अपना वो म्यूटेशंस वगैरह कराने के लिए जाते हैं तो 1987 में एक रिवोकेशन डीड फाइल कर देता है। कौन? जिस पार्टी ने गिफ्ट डीड किया था खादी ग्राम उद्योग को, ये बोलते हुए कि ये जो गिफ्ट डीड के जो रीजनिंग्स है या पॉइंट्स है कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ खादी ग्राम उद्योग के सामान के यूज़ करने के लिए करना चाहिए, ऐसा नहीं किया इन्होंने। इसलिए इस गिफ्ट डीड को रिवोक कर दिया जाए। मैटर सिविल सूट फाइल करता है कौन? खादी ग्राम उद्योग जो होता है तमिलनाडु का, वो सिविल सूट फाइल करता है रिकवरी ऑफ सूट फॉर टाइटल डिक्लेरेशन एंड रिकवरी ऑफ पोसेशन। ठीक है, यहाँ पे दो एलिमेंट है जिन्होंने फाइल किया, सूट फॉर टाइटल डिक्लेरेशन एंड रिकवरी ऑफ पोसेशन करके वो फाइल करता है। ट्रायल कोर्ट में तो वो हार जाता है, फिर वो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट में वो जीता है, फिर मैटर ये सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑब्जर्वेशन रहा है इस मैटर को, उससे पहले हमें दो एलिमेंट समझने की जरूरत है, तभी हम उस ऑब्जर्वेशन पे जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात आई थी गिफ्ट डीड की। गिफ्ट डीड तो सबसे पहले हम समझेंगे सेक्शन 126 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो गिफ्ट डीड के बारे में बताता है। तो अगर हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं सेक्शन 126, तो स्टार्ट ही होता है कॉन्ट्रोडिक्शन के साथ में कि गिफ्ट डीड इरिवोकेबल होता है। मतलब गिफ्ट डीड जब बनाया जाता है उसको हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन हम इसको तभी तोड़ सकते हैं जब ये तीन कंडीशन उसमें आती है, तभी हम इस गिफ्ट डीड को हम रिवोक कर सकते हैं। तो व्हाट आर द कंडीशन एज पर सेक्शन 126? तो सबसे पहला जो रहता है इस पे लॉ के बारे में जब इसमें बोला गया है कि दैट the first provides that the donor and the donee may agree for the suspension or revocation of the gift deed on the happening of any specified event। मतलब पहला जो बोला गया कि या तो डोनर और डोनी ये इनको एग्री होना होगा कि ये गिफ्ट डीड रिवोकेबल होगा, गिफ्ट डीड को तोड़ा जा सकता है कोई एक पर्टिकुलर कंडीशंस पर। ये चीज़ आपके गिफ्ट डीड में होना ज़रूरी है। मतलब दोनों का एग्रीमेंट होना है। ठीक है, ये दोनों या किसी एक का एग्रीमेंट इसमें होना है कि गिफ्ट डीड को हम रिवोक कर सकते हैं। ये चीज़ आना चाहिए गिफ्ट डीड में, तभी वो गिफ्ट डीड रिवोकेबल बनती है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि secondly, a gift which is revocable wholly or in part with the agreement of the parties at the mere will of the donor is void wholly or in part as the case may be। अगेन जो सेकंड जो बात बोली गई है वो भी रिवोकेबल के बारे में बोली गई है, गिफ्ट डीड को तोड़ने की बात करें, लेकिन अगेन वो चीज़ आपके इस पे आना चाहिए। किस पे आना चाहिए? गिफ्ट डीड में लिखा हुआ आना चाहिए कि अगर कोई एक पार्टी इसको तोड़ना चाहता है तो दूसरा का उसका
क्या रहना है कि एक पार्टी के बोलने पे टूटेगा या दोनों पार्टी पे ही आकर टूटेगा, पूरा एग्रीमेंट टूटेगा या सिर्फ थोड़ा सा ही टूटेगा, ठीक है। अब अगर हम थर्ड पे आ जाते हैं, तो थर्ड कंडीशन जो रहता है कि अगर कोई गिफ्ट डीड में कोई भी तरह कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब देखिए गिफ्ट डीड जब भी होता है वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन होता है, तो अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट मतलब पैसे की लेन देन की बात आ जाती है, तो वो गिफ्ट डीड बाय नेचर ऑफ लॉ के हिसाब से भी वो गिफ्ट डीड के कंडीशन में नहीं रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, वो तोड़ा जा सकता है। तो ये 3 कंडीशन है जहाँ पर गिफ्ट डीड, लेकिन ये तीनों ही कंडीशंस कहीं ना कहीं आपके जो गिफ्ट डीड है उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन रहा है इन सेक्शन 126 का, क्या डेफिनेशन उन्होंने दिया है इस पे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 14 और पैरा 15 में ये पूरा सेक्शन 126 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसको डिफाइन किया है। खासकर जो पैरा 15 है इसे बहुत क्लियरली उन्होंने बोला है, इन सिंपलर वर्ड्स ऑर्डिनरी गिफ्ट डीड कैन नॉट बी रिवोक्ड एक्सेप्ट फॉर द 3 कॉन्टिजेंसीज मेंशन्ड अबव, जो मैंने आपको पहले पढ़ के बताया था। द फर्स्ट इज वेयर द डोनर एंड द डोनी एग्री फॉर इज रिवोकेशन ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफाइड इवेंट। तो पहला है कोई स्पेसिफाइड इवेंट होगा तभी हम उसको रिवोक कर सकते हैं, ठीक है। In the gift deed, there is no such indication that the donor and the donee have agreed for the revocation of gift deed for any reason, much less on the happening of any specified event. Therefore, the first exception permitting revocation of gift deed is not attractive in the case at hand. तो हमारे ये जो पहला जो केस है इसमें एक पर्टिकुलर इवेंट होने की जरूरत थी, ऐसा तो कुछ इसमें वो दिखाया नहीं गया है कि ये इवेंट नहीं हुआ है और इसलिए गिफ्ट डीड को रिवोक करना चाहिए। खादी ग्राम उद्योग ने लिया है उस प्रॉपर्टी को अपना सामान बनाने के लिए, वो ही काम वो कर भी रहे थे उसमें, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर इवेंट नहीं हुआ है। Secondly, a gift deed would be void wholly or in part if the parties agree that it shall be revocable wholly or in part at the mere will of the donor. In the present case, there is no agreement between the parties for the revocation of the gift deed wholly or in part or at the mere will of the donor. Therefore, the aforesaid condition permitting revocation or holding such a gift deed to be void does not apply. जो सेकेंड कंडीशन होता है कि डोनर अपनी मर्जी से गिफ्ट डीड को, डोनर या डोनी जो होता है सेक्शन 126 का अगर लैंग्वेज पे जाए तो मेरे हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन ये निकल के आता है कि वन ऑफ ईदर ऑफ द पार्टी, कोई एक पार्टी अगर उसको रिवोक करना चाहती है और ये एग्रीड हुआ है गिफ्ट डीड में कि हाँ ठीक है, कोई एक पार्टी अगर रिवोक करना चाहती है तो वो कर सकती है, एग्रीमेंट होना चाहिए गिफ्ट डीड में तो वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी गिफ्ट डीड में कहीं पे मेंशन नहीं है कि डोनर के पास पूरी अथॉरिटी थी उसको रिवोक करने के लिए। Thirdly, a gift is liable to be revoked in case where it is the nature of the contract which could be rescinded. The gift under consideration is not in the form of a contract and the contract, if any, is not liable to be rescinded. थर्ड कंडीशन जो रहता है कि गिफ्ट डीड में अगर कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट आ गया है, जैसे कि अगर पैसों की लेन देन कहीं पे दिख जाती है, तब गिफ्ट डीड आप तोड़ सकते हो, बिकॉज गिफ्ट डीड द नेचर ऑफ गिफ्ट डीड होता है कि आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन हम देते हैं, स्टार्टिंग ही वही लैंग्वेज से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट कहीं पे दिख रहा है, पैसों की लेने देने की बात अगर कहीं पे वो दिख रही है, कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया है गिफ्ट डीड आगे जाकर उसके लैंग्वेज से लग रहा है, तो भी आप उसको रिवोक करवा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 126 को बहुत प्लेन और सिंपल लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया। अगर हम लॉग अगर हम पढ़े तो थोड़ा सा एम्बिग्यूटी रहती है, समझने में थोड़ी सी ये हो जाती है कि क्या बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जब अगर पैरा 15 अगर हम पढ़ रहे हैं तो एकदम सिंपल शब्दों में बहुत क्लियरिफाई कर दिया गया है। तो चलिए अब आते हैं आगे केस का जो इश्यूज क्या निकाला था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यही निकाला था कि क्या गिफ्ट डीड क्योंकि एक जो रीजनिंग जो दूसरे पार्टी ने लिया था कि इन्होंने गिफ्ट डीड को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसलिए गिफ्ट डीड को रिवोक किया जाए, तो वो एक इश्यूज लिया कोर्ट ने कि क्या गिफ्ट डीड एक्सेप्ट हुआ था या नहीं हुआ था। दूसरा, क्या गिफ्ट डीड रिवोक किया जा सकता है एज पर सेक्शन 126। और तीसरा जो था कि ये जो सूट है ये लिमिटेशन एक्ट के तहत पे तो नहीं आ जाता, बार्ड तो नहीं है। इसका जो फाइनल जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो एनालिसिस किया बहुत अच्छे से बोला कि सबसे पहला चीज़ तो अगर हम गिफ्ट डीड पे पढ़ते तो बहुत क्लियरली इसमें लिखा गया है कि जो खादी ग्राम उद्योग है उन्होंने इस गिफ्ट को एक्सेप्ट किया है। देखिए यहाँ पे बात आ जाती है आपके लैंग्वेज की, जो आप अपना बना रहे हो, तो कोई भी जो डॉक्यूमेंट जब बनता है तो वहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए, एम्बिग्यूटी की कोई भी चांसेस नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी का मतलब कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ होना ही होना होता है, जैसे स्केलेटन है ना, स्केलेटन में अगर बोन्स ही नहीं होंगे तो स्केलेटन होगा नहीं, तो स्केलेटन की जैसा कि एक प्रॉपर फॉर्मेट्स होता है उसको फॉलो करना चाहिए, उस पर कुछ चीज़ का एलिमेंट जो होता है होना ही होना, आप उसको हटा नहीं सकते हो। तो गिफ्ट डीड का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, जब लास्ट पेज में जब आते हैं तो रहता है कि दिस गिफ्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय मी डोनी, तो डोनी इज एक्सेप्टिंग द गिफ्ट डीड, वो होने के बाद में डोनी का सिग्नेचर होता है। तो वो चीज़ वही कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर डोनी ने एक्सेप्ट किया है गिफ्ट, तो आप वो बोल ही नहीं सकते हो कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो कंडीशन खत्म हो जाती है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सेक्शन 126 की यहाँ पे बात हुई है
कि वन ऑफ द पार्टीज के पास में अथॉरिटी है रिवोक करने का। अगर हम गिफ्ट डीड को पढ़ते हैं, उसके लैंग्वेज को हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं पे वो अथॉरिटी डोनर को नहीं दी गई थी, कहीं पे नहीं लिखा है, कोई भी क्लॉजेस में नहीं लिखा है कि डोनर अपने मर्जी से कभी भी इस चीज को तोड़ सकता है, इसीलिए वो भी सेक्शन 126 के तहत में नहीं आता है। थर्ड बात हम जब करते हैं तो वहाँ पे ये आ जाता है कि लिमिटेशन की बात आती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली गई सुप्रीम कोर्ट ने, सिंस द कोर्ट clarified that when the suit seeks both a declaratory relief title and additional relief possession, the limitation period is determined by the latter। मतलब अगर आप एक सूट फाइल कर रहे हो, टाइटल के लिए भी फाइल कर रहे हो और पोजेशन के लिए भी फाइल कर रहे हो, तो कौन सा लिमिटेशन आएगा? देखिए टाइटल का लिमिटेशन क्या है, 3 साल है, पोजेशन का लिमिटेशन क्या है, 12 साल है, ठीक है, आपका लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से। तो कोर्ट ने बोला तब हम पोजेशन का जो लिमिटेशन है, जो 12 साल का जो है उसको हम लेंगे एज पर द लिमिटेशन एक्ट, और उसके तहत में खाद्य ग्राम उद्योग जो है वो विद इन लिमिटेशन पीरियड में कोर्ट में आया है। तो ये रहा आज का कोर्ट का जजमेंट और एनालिसिस रहा इसका। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा। कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूंगी जवाब देने का। बहुत लंबा होता है कोई चीज़ का जवाब, तो मैं उसका जब वीडियो बनाती हूँ तब मैं उसका जवाब दे दूंगी, शॉर्ट होगा तो मैं लिख सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।